फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जी के एमसीक्यू की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। यह इसका छठवां पार्ट है। इसमें हम लोग पीएससी एवं व्यापम के जो क्वेश्चन एमपी के पार्ट के आए हुए हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे। और आज आज की क्लास थोड़ी हम लोग डिटेल्स में लेंगे। जैसे क्वेश्चन है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पिछली 5 क्लास और इस क्लास में क्या अंतर है। तो अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो आज आपके 25 एमसीक्यू नहीं 500 होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में बारीकी से अब अपन लोग डिस्कस करेंगे कि कितने, यानी जैसे कोई भी ऑप्शंस आएगा तो उसको डिटेल्स में टैली करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप क्लास को पूरा देखें और 25 एमसीक्यू आप भी लगाएं और उसमें से देखें कि आपके कितने नंबर आते हैं या कितने सही निकलते हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार आपको पता होगा कि यह मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है यह, और यह जूनियर खिलाड़ियों को, यानी जो 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ी रहते हैं उनके लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी होती है आपको पता होगा, इसमें 50,000 रुपये राशि दी जाती है। और यह इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से। और अगर क्वेश्चन आए कि 2020 में यह कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 2020 में यह 14 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें से दो फेमस नाम हैं, अजातशत्रु शर्मा और गर्गी सिंह। गर्गी सिंह का नाम आपने सुना होगा, और यह कराटे कराटे खेल से इनका संबंध है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शरद जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रदान या किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो यह रखते हैं निबंध और स्मरण एवं व्यंग्य लेख से। अब जैसे शरद जोशी आया, तो अब शरद जोशी किस जिले से संबंधित रखते हैं? यह क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी में। तो इनका संबंध उज्जैन जिले से है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 21 मई 1931 में। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो हम लोग रचनाएं भी देखते हैं। तो रचनाओं में सबसे पहले आती है अंधो कहाँ थी, एक था गधा। यह इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ। यह इनकी प्रमुख यानी कहानियां या रचनाएं हैं। और कुछ रचनाएं हैं और कुछ टीवी सीरियल भी हैं। तो आप लोगों ने इनके टीवी सीरियलों के नाम भी सुने होंगे। जैसे टीवी सीरियल में इन कौन कौन? मालगुडी डेज, यह मध्य प्रदेश पुलिस 2017 में क्वेश्चन भी आया था कि मालगुडी डेज के कौन हैं? तो शरद जोशी हैं। लापतागंज सब टीवी पर आता है था, आप लोगों ने देखा होगा। और मालगुडी डेज पहले दूरदर्शन पर आता था। विक्रम बेताल की आपने कहानियां सुनी होगी। विक्रम बेताल भी शरद जोशी का है। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किसे गांव का क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था? तो यह कौन से जिले को किया गया था? तो यह था सीहोर जिले में। अब जी किसके अंतर्गत आता है? तो यह जलवायु के आधार पर, यानी किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की कृषि करनी चाहिए, यह किसानों को बताया जाता है कि उनके लिए फायदा हो। क्या नहीं, किस खाद का प्रयोग करें, कैसे मौसम में किस फसल का वो बताएं तो अधिक से अधिक पैदावार हो, यह इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके 25 MCQ नहीं 500 हो ही जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन की हम लोग विशेष और जानकारी में उसमें देखते हैं कि यानी एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे सांची की पहाड़ी चोटी पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो क्या आपको पता है कि पुरातत्व संग्रहालय यानी सांची पहाड़ी पर किसने की थी? तो यह की थी सर जॉन मार्शल ने। अब सर जॉन मार्शल ने इस 1919 में इस संग्रहालय की स्थापना कर दी थी। अब थोड़ा हम सांची के बारे में देखते हैं। अब सांची की खोज किसने की थी? तो सांची की खोज की थी किसने? 1818 में जनरल, पता है आपको? कलिंगम। कलिंगम ने इसकी खोज की थी। और सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सांची को यूनेस्को में आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने पहले में भी इसको बताया था पहले की क्लासों में। तो 1989 में सांची को यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब देखिए आपके इधर से कितने क्वेश्चन बन गए कि स्थापना कब हुई, खोज किसने की, किस सन में खोज हुई, यूनेस्को में कब शामिल किया गया। अब इससे पता भी चल गया आपको कि सांची यूनेस्को में भी शामिल है मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर में। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा गया है। तो क्या आपको पता है किस नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा गया है? अब नर्मदा, तो नर्मदा की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा की लंबाई है 13-12, यह इसकी पूरी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में है 1077। अब नर्मदा किस स्थान से निकलती है? तो यह है अमरकंटक। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। अब यह कहाँ पे जाके समाप्त होती है या कहाँ गिरती है? तो यह खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी, या कई बार क्वेश्चन खंबात की खाड़ी नहीं पूछकर अरब सागर दे देते हैं, तो अरब सागर का हिस्सा ही खंबात की खाड़ी है, या एक प्रकार से बोलें खंबात की खाड़ी है जो अरब सागर का हिस्सा है। अब नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात देखते हैं अपन लोग। तो नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात भी है। कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, जबलपुर वाला और सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात यह सब नर्मदा नदी पर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पटनाकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो मेघा पटनाकर का किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन पर है। इनने नर्मदा बचाओ पर बहुत ही अनेक कार्य किए हैं। और इनका जन्म कब हुआ था मेघा पटनाकर का? यह MPPSC में क्वेश्चन आया था। तो इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1954 में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ है MP में? तो आप सभी को पता होगा कि है जबलपुर में है। अब इसके कुछ और, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2003 में। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। अब क्वेश्चन आता है कि पहली ट्रेन कब चली गई थी? पहली ट्रेन, तो यह चली गई थी 16 अप्रैल 1853 में। और यह कहाँ से कहाँ चली गई थी? तो यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे, ठाणे के बीच। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य
मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो आपने खाटी गांव वन अभ्यारण्य सुना है, यह ग्वालियर जिले में स्थित है। अब ग्वालियर जिले की कहानी आई है तो हम थोड़ा ग्वालियर पर भी डिस्कस करते हैं। तो ग्वालियर जिला, अब ग्वालियर जिले में आता है क्वेश्चन कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल राजा मान सिंह ने बनवाया था। किसने? राजा मान सिंह ने। अब बोलते हैं कि गुजरी महल किसकी याद में बना था? तो यह उनकी प्रेमिका थी, प्रेमिका, जिसका नाम क्या था? रानी मृगनयनी। उनकी याद में इस मंदिर का निर्माण बना है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली में बना मंदिर कौन सा है? तो यह ग्वालियर में है, एक तेली का मंदिर। यह तेल के व्यापारियों ने मेहर भुज के समय बनवाया था। किसने, किसके समय बना था यह? मेहर भोज। यह भी ग्वालियर के शासक थे एक। और एक और चीज पूछी जाती है ग्वालियर में, ग्वालियर में पूछा जाता है दाताबंदी छोर गुरुद्वारा। दाताबंदी छोर गुरुद्वारा अब ग्वालियर में है, तो यह किस गुरु के नाम पे रखा गया है, या इसमें कौन से गुरु रहते थे? तो इनमें सिख धर्म के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी रहते थे। अब आपको पता भी है कि ग्वालियर में किला है जिसे पूर्व का जिब्राल्टा किसने बोला था? तो यह बाबर ने बोला था। अब बाबर ने किस कारण बोला था? तो बाबर ने जब उस किले को देखा था, तो जब बाबर बोलता था कि गगनचुंबी, या जिसे हवा भी ना छू सके, ऐसा किला। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मालनपुर, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपने मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र सुना है, यह भिंड में स्थित है। अब भिंड की कहानी आई है तो थोड़ा हम भिंड के बारे में भी देखते हैं कि भिंड क्या क्या किस चीज में है। तो अब भिंड देखा, तो भिंड में देखो फर्स्ट पॉइंट पे जैसे अपन लिखेंगे, तो अटेर का किला, अटेर का किला, फिर बटेश्वर समूह के मंदिर, समूह के मंदिर, और भिंड में ही सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भिंड के गोहत में। और सबसे छोटी तहसील भी भिंड में है, तहसील जिसका नाम क्या है? मौ, मौ तहसील है। अटेर का किला हो गया, बटेश्वर समूह के मंदिर हो गए, सबसे कम वर्षा, सबसे छोटी तहसील, यह सब भिंड में है। इसके बाद और मालनपुर औद्योगिक केंद्र भी भिंड में है। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसके पहले अभी हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे थे नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई अपन ने देखा था मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 13-12 किलोमीटर थी। 13-12 किलोमीटर, या 1312 किलोमीटर। अब इसके पास सबसे ऑप्शंस कौन सा है? 1300 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1300 किलोमीटर। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एग लाइट कारखाना, एग लाइट कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, यह नीमच जिले में स्थित है। अब नीमच जिले की अपन थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इसी प्रकार की वीडियो बनाया करिए, कि थोड़ी डिटेल्स में हो जानकारी, जिससे हमें भी थोड़ी डिटेल्स में जानकारी मिले। या एमसीक्यू आपको चाहिए तो एमसीक्यू भी लगवाएंगे। तो हम नीमच जिले की थोड़ी जानकारी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति हुई थी, यह नीमच छावनी से हुई थी चालू सबसे पहले। आप सबने
इनका नाम सुना होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे को आप सब लोग जानते होंगे। तो मंगल पांडे जो थे ना, वो नीमच छावनी से थे। और नीमच में एक और सूफी संत का उर्स लगता है, या जिसे हम मेला बोलते हैं, शहाबुद्दीन औलिया। इनका नाम भी आपने सुना होगा, शहाबुद्दीन औलिया। यह नीमच जिले से इनका संबंध है। तो नीमच जिले से शहाबुद्दीन औलिया का भी संबंध है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मध्य प्रदेश में किस परियोजना के वास्तुकला आर्किटेक्चर में आगा खा प्रदान यानी पुरस्कार प्रदान हुआ था? तो यह हुआ था इंदौर के स्लम नेटवर्किंग इंदौर। अब इसमें देखें आगा खां, यह बहुत प्रसिद्ध सम्मान है। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में। 1977 में किसने की थी? प्रिंस प्रिंस कदीम आगा खां ने। आगा खां कौन थे? चतुर्थ। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैकल रेंज अमरकंटक पहाड़ी खालिस्तान से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम। अमरकंटक से आपको पता है कि नर्मदा नदी निकली है। तो नर्मदा और सोन, यह अमरकंटक से। और अमरकंटक से एक और नदी निकली है, जोहिला। यह वहाँ की छोटी सी नदी है। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकली हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। अब सोन की थोड़ी सी हम लोग जानकारी देखें। सोन की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर। तो यह अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है। अब सोन किस नदी की सहायक नदी या किस नदी में मिल जाती है? तो यह गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? पटना। पटना में मिल जाती है। अब सोन नदी पर एक जलप्रपात है, और पर कई एग्जामों में पूछा गया है। कौन सा जलप्रपात है? बाण सागर। नहीं, बाण सागर परियोजना है, सॉरी, परियोजना है, परियोजना, जो कि सोन नदी पर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय है उज्जैन में स्थित। अब उज्जैन में है तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि पढ़नी विश्वविद्यालय। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब मध्य प्रदेश में और क्या क्या यानी उज्जैन में क्या क्या चीज़ है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। अब महाकालेश्वर का मंदिर है तो यह ज्योतिर्लिंग भी है। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक खंडवा में है और एक उज्जैन में है, महाकालेश्वर मंदिर। और क्या है? तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया था कि जो महाकालेश्वर मंदिर है वह कौन से मुखी है? तो यह दक्षिण मुखी, दक्षिण मुखी है। और महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यह क्षिप्रा नदी के तट पे है, क्षिप्रा नदी। अब क्षिप्रा नदी के तट को क्या बोलते हैं? तो इसे रामघाट बोलते हैं, रामघाट। अब उज्जैन की थोड़ी और जानकारी देखते हैं हम, उज्जैन में क्या क्या है। तो उज्जैन में अपना स्थलों में देखें तो कौन कौन से स्थल हैं? स्थल में हमारा कायथा है। आपने निहाल सर ने कायथा के बारे में पढ़ाया होगा। उज्जैन में वैश्या टेकरी है, वैश्या टेकरी। जंतर मंतर, जंतर मंतर। अब जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करा है। अब मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस स्थान पे है? तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है, जो वो पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है। और कुछ और स्थल देखें हम लोग तो उज्जैन में ही है। उज्जैन में आपने संजीवनी आश्रम का नाम सुना होगा। संजीवनी आश्रम है ना, जो आश्रम, उसमें
सुदामा, कृष्ण एवं बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। और उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ के मेले को ही सहस्त्र मेला कहते हैं। या सहस्त्र कुंभ किसे कहते हैं? तो उज्जैन में जो कुंभ लगता है उसे सहस्त्र कुंभ कहते हैं। और क्वेश्चन आया कि कुंभ का मेला उज्जैन में किस नदी के किनारे? तो आप सबको पता है कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। अब क्षिप्रा नदी के घाट को क्या बोलते हैं? राम घाट। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी को पता होगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब भीमबेटका हमारा है कहाँ पर? तो यह है रायसेन। अब पूछा जाता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह रायसेन में कहाँ पर हैं? तो आप सब बताएंगे कि अब्दुल्लागंज में है। अब्दुल्लागंज में। अब एक चीज़ और बताइए आप कि खोजकर्ता कौन हैंगे? खोजकर्ता कौन है? तो आप सब बोलेंगे विष्णु वाकड़कर। विष्णु वाकड़कर। फिर इसके बाद उज्जैन जो शैल चित्र हैं जो भीमबेटका के, उसे 2003 में विश्व धरोहर या यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। और रायसेन में हमारी एक चीज़ और क्या है? मंडी द्वीप। मंडी द्वीप हमारा रायसेन में है। मंडी द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना के लिए या ऑप्टिकल कारखाना के लिए। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा खालिस्तान तो कौन सा है? भौगोलिक दृष्टि से देश का मध्य प्रदेश दूसरा। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 30, 82, 52 भी मिलता है कहीं कहीं पे, और 30, 82, 45। और पहला कौन सा है? तो पहला अभी अपन ने बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि पहला हमारा राजस्थान है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राजस्थान से हमारे कितने जिले लगते हैं? तो राजस्थान से हमारे 10 जिले लगते हैं। निहाल सर ने आपने 10 जिलों के बारे में भी बताया होगा कि कौन कौन से जिले हैं और यह कहाँ कहाँ कैसे लगते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का राज क्रीड़ा या राजकीय खेल कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा मलखम है। अब मलखम की थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स देखें। अब मलखम की शुरुआत हुई थी कब से, या मलखम को राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 10 अप्रैल 2013 में। मैं आपको बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि धीमे में क्या है कि अपन लोग को जानकारी ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग में रहेगी। तो और मलखम मध्य प्रदेश में कितने केंद्र हैं? क्या आपको पता है मलखम के मध्य प्रदेश में कितने केंद्र हैं? तो मध्य प्रदेश में मलखम के 14 केंद्र हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और, मलखम कितने प्रकार का होता है? तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मलखम होता है 3 प्रकार का। अब कौन कौन से? एक होता है फिक्स्ड मलखम, फिस्क मलखम, और एक होता है हैकिंग मलखम। हैगिंग मलखम। और एक होता है शेप मलखम। अब आपको पता है इनमें से कि कौन से पुरुष खेलते हैं कौन सी महिलाएं? जो जे दोनों मलखम है, फिक्स मलखम और हैकिंग मलखम, यह केवल पुरुष खेलते हैं। और जो शेप मलखम है ना, यह महिलाएं या मुख्यतः महिलाओं के लिए शेप मलखम होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विद्युत। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह आप सबको पता होगा 1905 से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? तो यह
देश के क्षेत्रफल का कितना है 9.37। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 30, 82, 52। और मध्य प्रदेश से दूसरा स्थान रखता है। तो पहला कौन सा है? पहला आप सबको पता है कि दूसरा अगर मध्य प्रदेश है तो पहला कौन है? पहला हमारा राजस्थान। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो इनमें से साप्ताहिक समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि विधानसभा में मध्य प्रदेश के सदस्यों की संख्या है 230। अब थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में देखते हैं। 230 तो वो हो गई। अब क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश की अभी कौन सी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो यह चल रही है 15वीं विधानसभा। और विधानसभा भवन हमारा कहाँ है? तो विधानसभा भवन भोपाल में है। अब क्वेश्चन आता है कि विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है? तो आप सभी को पता होगा चार्ल्स कुरियन। चार्ल्स कुरियन है ना जो, वो विधानसभा भवन के वास्तुकार हैं। अब 230 में से विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें महिलाओं की संख्या है 17। और वर्तमान के राज्यपाल कौन है हमारे? तो वर्तमान की राज्यपाल आप सभी को पता होगा आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन आया था इस बार कि मध्य प्रदेश में विपक्ष का नेता कौन है? तो विपक्ष का नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता हैं हमारे कमलनाथ यादव। कमलनाथ, सॉरी, कमलनाथ जी जो है ना, ये विपक्ष के नेता हैं। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे देखो राज्यसभा हो गए, विधानसभा, और अब लोकसभा में कितनी है? तो लोकसभा में है 29। अब लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सांसद। तो अभी हमारे वर्तमान में सागर के सांसद कौन है? आप सभी को नाम पता होगा, राज बहादुर सिंह। एक क्वेश्चन आता है पॉलिटी में कि भारतीय संसद का निचला सदन किसे कहते हैं? तो निचला सदन भी किसे कहते हैं? लोकसभा को। आपको पॉलिटी में यह निहाल सर आपको पढ़ाएंगे कि किस सदन कहते हैं, निचला सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन किसे कहते हैं, अनुच्छेद, अनुसूचियां वगैरह सब कुछ याद कराएंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अशोक की पत्नी का जन्म हुआ था विदिशा में। अब अशोक की पत्नी का जन्म हुआ विदिशा में, अब उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो उसका नाम था महादेवी, और कहीं कहीं पे मिलता है श्रीदेवी। यह एक विदिशा के साहूकार थे, उनकी पुत्री थी। उस समय अशोक उज्जैनी का गवर्नर या उज्जैन का गवर्नर था। तो उसे अशोक को श्रीदेवी से क्या हो गया? प्यार। प्यार हो गया तो उसने उससे विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद उसे क्या हुए? पुत्र एवं पुत्री। अशोक को पुत्र पुत्री हुए, तो पुत्र का नाम उसने क्या रख लिया? राहुल। और पुत्री का नाम क्या रख लिया उसने? संघमित्रा। अब इन दोनों को उसने कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। अब श्रीलंका क्यों भेजा? घूमने के लिए तो भेजा नहीं होगा, क्योंकि अशोक तो था बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे श्रीलंका भेजा। अब अशोक की थोड़ी और जानकारी देखें हम लोग कि अशोक ने क्या क्या कराया। तो अशोक जो था, अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध संगति है ना जो, अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध संगति, उसने अपनी तीसरी तीसरी बौद्ध संगति है ना जो, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में 200
250 से 252 के बीच में हुई थी। और अशोक ने कलिंग युद्ध भी लड़ा था। और कलिंग युद्ध कब लड़ा उसने? 261 बीसी में। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे 25 MCQ हो गए हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप बताएं कि सर हाँ इसी प्रकार की क्लास लीजिए, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाएं। या MCQ अकेले आपको करना है तो MCQ अकेले भी हो जाएंगे। पर मेरे हिसाब से थोड़ा डिटेल्स में क्या रहता है कि MCQ तो हो भी जाते हैं और उसी में हमें थोड़ी जानकारी और मिल जाती है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी K2 सोल्यूशन के नाम से ही है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।